हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप तो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन आप मेरी वीडियोस को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स में, चाहे अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, ताकि मैं और एनर्जी के साथ और उत्साह के साथ वीडियो में काम करूं और अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक लाऊं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, कृपया जो है प्लीज़ जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करो, ताकि मेरा वीडियो जो है हर व्यक्ति तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में वर्ब की डिफिनीशन के बारे में पढ़ा कि वर्ब क्या होती है। तमाम एग्जाम्पल के जरिए, मल्टीपल एग्जाम्पल के जरिए हमने जो है वर्ब की परिभाषा को बहुत अच्छी तरीके से समझा और जो है उसकी बारीकियों को बिल्कुल समझने का बहुत भरपूर कोशिश करा है वीडियो में। अब जो है दोस्तों, वर्ब की डिफिनीशन के बाद पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वर्ब, कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। दोस्तों, वर्ब मेनली दो प्रकार की होती है। पहला होता है मेन वर्ब, जिसको हम लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरीज वर्ब भी बोलते हैं। दोस्तों, अब मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब की परिभाषा होती है कि किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट किसी भी प्रकार का एक्शन करता है, किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज करता है, तो वह क्रिया मेन वर्ब कहलाती है। मेन वर्ब क्या होती है? जब कोई सब्जेक्ट, चाहे नाउन या प्रोनाउन, किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट जब पूरे वाक्य में किसी भी प्रकार का एक्शन मतलब समझते हो ना, किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज, कोई काम करता हो, किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे वह जो है फिजिकल वर्क हो चाहे मेंटल वर्क हो, किसी भी प्रकार से वह काम करे फिजिकली या मेंटली, वह वर्क जो है एक्शन के अंतर्गत आता है, इसलिए वह क्रिया जो क्या होती है, मेन वर्ब होती है। ठीक है दोस्तों, हम मेन वर्ब को आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, राहुल इज वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, अब इसमें राहुल शब्द क्या है? राहुल आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें राहुल क्या कर रहा है? मूवी देखने का काम कर रहा है। ठीक है, वॉचिंग करना यानी मूवी देखना एक प्रकार का काम है, तो राहुल एक प्रकार का क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। आपको जैसे परिभाषा से पता चल रहा है कि एक्शन करने वाली वर्ब क्या है, मेन वर्ब कहलाती है। तो वॉचिंग मूवी यानी मूवी को देखना एक प्रकार का एक्शन है, हमने पहले ही बता दिया। या एक्शन आपका फिजिकल हो सकता है चाहे मेंटल हो सकता है। राहुल इसमें क्या कर रहा है? राहुल इस वाक्य में मूवी को देख रहा है। वॉचिंग करना यानी एक प्रकार का एक्शन है, इसलिए वॉचिंग शब्द आपका मेन वर्ब है। दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे है संगीता, ठीक है, इज कुकिंग द फूड। इसमें संगीता क्या कर रही है? खाना पका रही है। तो इसमें जो कुकिंग शब्द एक प्रकार का एक्शन है। ठीक है, तो जब एक्शन कर रही है संगीता, इसका मतलब एक्शन किससे पता चल रहा है? यानी कुकिंग करने से पता चल रहा है कि एक्शन हो रहा है, तो इसमें कुकिंग शब्द आपका क्या हो गया? मेन वर्ब हो गई। ठीक है दोस्तों, आपने एग्जाम्पल के जरिए मेन वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि जब कोई सब्जेक्ट किसी भी प्रकार का एक्शन करे तो वह मेन वर्ब कहलाती है। जैसे इसमें राहुल वॉचिंग ए मूवी, तो इसमें वॉचिंग एक प्रकार का एक्शन है। संगीता इज कुकिंग द फूड, इसमें कुकिंग एक प्रकार का एक्शन है। तो कुकिंग या वॉचिंग शब्द आपका मेन वर्ब है, यानी ये दोनों शब्द आपको एक्शन दिखा रहे हैं कि किसी प्रकार की क्रिया, किसी प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसमें ये मेन वर्ब है। ठीक है दोस्तों, जब किसी सेंटेंस में ना की ध्वनि है, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना, गाना, पीना, खाना, हंसना, ये सारी क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके जरिए हमें एक्शन के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आपको मेन वर्ब के बारे में कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए कि जब कोई सब्जेक्ट किसी भी वाक्य में किसी भी प्रकार का एक्शन करे, वह एक्शन मेंटली हो सकता है या फिजिकली हो सकता है, तो आपका वह शब्द मेन वर्ब कहलाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसके नाम से पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या करती है? हेल्प करती है। किसकी हेल्प करती है? मेन वर्ब की हेल्प करती है। ठीक है, जब कोई शब्द
मेन वर्ब की हेल्प करती हो तो आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। और हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब की हेल्प करती है तो मेन वर्ब का टेंस जो है का जो फॉर्म होता है वो बदल जाता है। यानी मेन वर्ब के टेंस को फॉर्म को बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभी हेल्पिंग वर्ब एज ए लिंकिंग वर्ब भी यूज हो जाती है एज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। दोस्तों कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे है इज है, ठीक है, आर है, एम है, वाज, वर है, हैज़, हैव, कैन, कुड, बहुत सारी होती हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, आप उसका कैन, कुड, शुड, वुड, आर्ट, मस्ट, ये सारी जो है आपकी क्या है हेल्पिंग वर्ब हैं। ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आती हैं। ठीक है, क्योंकि ये अकेले स्टैंड नहीं कर पाती हैं। कभी कभी जो है ये हेल्पिंग वर्ब अकेले स्टैंड करती हैं लेकिन एज ए लिंकिंग वर्ब आती हैं। ठीक है दोस्तों, हम हेल्पिंग वर्ब को भी एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, राम इज किलिंग अ बर्ड। ठीक है, अब राम जो है एक पक्षी को मार रहा है तो इसमें इज क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। और किसके साथ, एक किलिंग शब्द के साथ इसकी सहायता कर रहा है। इसलिए सहायता कर रहा है, इससे पता, इज जो लगा हुआ है इससे पता चल रहा है कि यह जो है किलिंग शब्द जो है किस टेंस में है। इस इज लगने से जो है इस किलिंग यानी इस मेन वर्ब का जो है टेंस का फॉर्म पता चलता है कि किस टेंस में है। अगर हम इसी की लिख दें कि राम वाज किलिंग ए बर्ड, ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई तो आपका जो है टेंस का जो सेंस है ना वो भी बदल गया कि ये प्रेजेंट में था। ठीक है, ये प्रेजेंट में था और ये पास्ट में हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम अगर इसको लिख दें कि राम विल बी किलिंग अ बर्ड। ठीक है, इसमें अब विल भी लग गया, ए भी हेल्पिंग वर्ब है, किलिंग शब्द की हेल्प कर रहा है, लेकिन इसका सेंस क्या होगा, बिल्कुल बदल गया, ए टेंस हो गया, बिल्कुल फ्यूचर में चला गया। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आएगी यानी मेन वर्ब की हेल्प करेगी तो मेन वर्ब का जो टेंस का रूप होता है, टेंस का जो फॉर्म होता है वो अपने आप बदल जाता है। जैसे इसमें इज लगा तो ठीक, इसमें भी किलिंग है, सारे में किलिंग शब्द आ रहा है, सारे में किलिंग ही मेन वर्ब है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। जैसे इज यहाँ पे हुआ, यहाँ पे वाज हुआ, यहाँ पे विल भी हुआ, तो इज की वजह से आपका प्रेजेंट टेंस हो गया और यहाँ वाज की वजह से पास्ट टेंस हो गया और विल बी की वजह से फ्यूचर टेंस हो गया। यानी जो वर्ब का जो रूप है ना, जो टेंस का रूप है ना वर्ब का, मेन वर्ब का, वो अपने आप बदल रहा है हेल्पिंग वर्ब की वजह से। दोस्तों मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब अकेले स्टैंड नहीं करती है, एलोन स्टैंड नहीं करती है, हमेशा मेन वर्ब के साथ आती है। लेकिन कभी कभी किसी वाक्य में जो है हेल्पिंग वर्ब अकेले आती है, लेकिन वह जो है हेल्पिंग वर्ब अकेले तो आती है लेकिन किसी न किसी कॉम्प्लीमेंट के साथ आती है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ आती है, इसलिए वह लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करती है। आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि राम इज अ टीचर। ठीक है, राम एक टीचर है, इसमें टीचर शब्द क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर हम इस टीचर को निकाल दें तो ये जो है इसका कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है, इसलिए टीचर का होना अति आवश्यक है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ लिंक है। इसको हटा दोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये यहाँ पे क्या है, एज ए लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे सोहन वाज अ किंग। ठीक है, अब इसमें जो है वाज क्या है, एज ए लिंकिंग वर्ब आई है क्योंकि किंग का इसके साथ लिंक है। ठीक है, अगर किंग नहीं रहेगा तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए जो है यहाँ पे वाज और इज शब्द क्या है, एज ए लिंकिंग वर्ब आया है। दूसरा एग्जाम्पल एक और इससे अलग देखते हैं। जैसे आई हैव ए पेन। ठीक है, आई हैव अ पेन। ठीक, इसमें अ पेन क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट है लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट है। इस वाक्य को पूरा करने के लिए किसी न किसी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, तभी जा करके चाहे इज, एम, आर या जो भी मान लो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, एज ए लिंकिंग वर्ब अकेले स्टैंड कर पाएंगी, यानी इसमें मेन वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, मेन वर्ब नहीं आएंगी लेकिन कोई ना कोई ऑब्जेक्ट एज ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, तब जा करके वाक्य का अर्थ पूरा हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा
कि एज ए लिंकिंग वर्ब कभी कभी जो हेल्पिंग वर्ब काम करती है। कैसे काम करती है मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको यहाँ पे समझा दिया है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा कि वर्ब जो है दो प्रकार की होती है, पहला होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। लेकिन दोस्तों मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है, यहाँ पे देख लो लिख दिया मैंने, फाइनाइट वर्ब जिसकी हिंदी होती है सीमित क्रिया, और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब जिसकी हिंदी होती है असीमित क्रिया। अब इन दोनों की परिभाषा के जरिए इनको समझेंगे कि क्या होती हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अनुसार, पर्सन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से अथवा टेंस के हिसाब से अपना रूप बदलती रहती है। यानी ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ठीक है, एक वचन बहुवचन हो, या जो आपका टेंस जो है प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, इन सब के हिसाब से जो है अपना रूप बदलती हैं। या इस तरीके से कह सकते हैं कि एक क्रियाएं हमेशा जो है टेंस के हिसाब से चलती हैं, यानी टेंस के हिसाब से अपना रूप बदलती है, यानी इनके ऊपर टेंस का कमांड होता है। ऐसी क्रियाएं फाइनाइट कहलाती हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, परिभाषा बिल्कुल समझ में आ गई। दोस्तों आपको परिभाषा अब समझ में आ गई होगी कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। वे क्रियाएं जो अपना रूप बदलती है। ठीक है, कहते हैं कि भैया हम अपना रूप जो अगर एक वचन आपका सब्जेक्ट आता है तो हम बदल जाएंगे। ठीक है, टेंस अगर फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है या जो फास्ट में है तब भी हम अपना रूप बदल लेंगे। यानी ऐसी क्रियाएं जो अपना रूप बदलती रहती हैं टेंस के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से। ठीक है, ऐसी क्रियाएं फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों फाइनाइट वर्ब को एग्जाम्पल के जरिए हम बेहतर ढंग से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल कुछ है यहाँ पे, जैसे मान लो है ही रन्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ही इज रनिंग। ठीक है, ही हैज़ रन, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ही रैन। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है इसका, ही हैज़ बीन रनिंग। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है जैसे ही विल रन। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखो कि कैसे इस क्रियाओं का रूप बदल रहा है। दोस्तों इनमें देखिए सारी क्रियाओं का रूप अपने आप जो है टेंस के हिसाब से बदल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रन में क्या था, यस लग गया था। ठीक है, यहाँ पे यस लग गया, इसका रूप बदल गया तो ही रन्स, वह दौड़ता है। अब यहाँ पे इज लग गया है तो इसमें क्या है, आईएनजी लग गया। ठीक है, अब यहाँ रनिंग हो गया यानी वह दौड़ रहा है। अब इसमें हैज लग गया तो यहाँ पे जो है रन का जो है थर्ड फॉर्म रन ही होता है, रन रैन रन, तो इसका थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी रूप इसका बदल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें है ही रैन, वह दौड़ा। ठीक है, इसमें रैन सेकंड फॉर्म लग गया है। ठीक है, यानी सारे अलग अलग है। जैसे मान लो ही रन्स जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ही इज रनिंग आपका कंटिन्यूअस टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि टेंस के हिसाब से एक क्रियाएं आपकी जो है अपना रूप बदल रही हैं। जैसे यहाँ पे ही हैज़ बीन रनिंग, यहाँ पे भी अपना रूप हैज़ बीन की वजह से इसने अपना रूप बदल लिया, यहाँ बिल आने से भी अपना रूप बदल लिया। यानी रूप बदल रही हैं क्रियाएं, अपनी क्या कर रही हैं, क्रिया एक ही है सारी, लेकिन इसके टेंस जो है अलग अलग टेंस में आ रही हैं, इसलिए इनका रूप बदल रहा है। तो फाइनाइट वर्ब की परिभाषा ही यही है कि वो क्रिया जो टेंस के हिसाब से अपना रूप बदलती हैं। यानी दोस्तों एग्जाम्पल से आपको पता चल गया कि फाइनाइट क्रियाएं क्या होती है। फाइनाइट वर्ब ऐसी होती हैं जो अपना जो है सब्जेक्ट के हिसाब से भी बदलती हैं और जो आपका जो है नंबर के हिसाब से अपना रूप बदलती है और टेंस के हिसाब से बदलती हैं। तो टेंस के हिसाब से आपने देख लिया, सारे एग्जाम्पल हमने दिखा दिया कि टेंस के हिसाब से फाइनाइट अपना रूप जो है चेंज कर रही हैं। दोस्तों हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा कि फाइनाइट वर्ब कैसे टेंस के हिसाब से बदल रही हैं, लेकिन आओ कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं कि ये नंबर्स के हिसाब से या आपका कह सकते हैं सिंगुलर नंबर या आपका कह सकते हैं पर्सन के हिसाब से कैसे बदलती हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल है ही प्लेज। ठीक है, ही प्लेज अ क्रिकेट। ठीक, अब इसमें प्लेज शब्द लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। ठीक है, ठीक, इसमें यस लगा हुआ है, ये आपका सिंगुलर नंबर है, ये जो आपका सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है। अगर हम यहाँ पे यू इसको प्लूरल कर दें ना तो ये आपका जो है प्लेज के स्थान पे क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। ठीक है, प्ले क्रिकेट।
तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि कैसे जो है सब्जेक्ट के हिसाब से जो पर्सन है उसके हिसाब से पर्सन चेंज हुआ। यहाँ जो आपका सिंगुलर नंबर हुआ, यहाँ पे प्लूरल नंबर हुआ, तो प्लेज से सीधे प्ले हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी आपका जो है यहाँ पे क्रिया जो है फाइनाइट क्रियाएं जो है, फाइनाइट वर्ब जो है अपना नंबर के हिसाब से भी यानी पर्सन के हिसाब से भी अपना रूप परिवर्तन करती रहती हैं। फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो टेंस के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से अपना रूप बदलती रहती हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाइनाइट के बाद अब दूसरे नंबर पे है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब बिल्कुल जो फाइनाइट की अपोजिट होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब बिल्कुल फाइनाइट की अपोजिट होती है। एक आती है भैया हम तो अपना रूप बदलेंगे ही नहीं, चाहे कोई टेंस ले लो, कोई पर्सन ले लो, लेकिन हम अपना रूप परिवर्तन नहीं करेंगे, हम जैसे हैं बिल्कुल सही है, तो हम अपना रूप परिवर्तन करने वाले नहीं हैं। चाहे टेंस बदल दो, चाहे पर्सन बदल दो, सब्जेक्ट बदल दो, लेकिन हमारा रूप जो का त्यों रहेगा, क्योंकि हमें इसी रूप में रहना पसंद है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि फाइनाइट वर्ब जो है अपने सिंपल फॉर्म में ही होती हैं, वो अपना जो है रूप नहीं बदलती हैं कि टेंस आ गया तो प्रेजेंट आ गया, या पास्ट आ गया कि पर्सन सिंगुलर हो गया कि प्लूरल हो गया, हम अपना रूप बदल देंगे, वो नहीं बदलती हैं। जबकि आपका फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब जो है टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, नंबर के हिसाब से अपना रूप बदल लेती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम नॉन फाइनाइट वर्ब को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, ताकि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में जो डिफरेंस है यानी जो अंतर होता है, आप बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही लव्स वॉचिंग टीवी। ठीक है, ही लव्स वॉचिंग टीवी। इसमें लव्स शब्द क्या है, इसमें लव्स शब्द क्या है, आपका मेन वर्ब है। ठीक है, ये तो अपना रूप बदल रही है किसके, क्योंकि इसमें यस लगा हुआ है, तो ये आपके फाइनाइट वर्ब हो गया। लेकिन इसमें जो वॉचिंग शब्द है, इसके सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कोई भी है, इसको हम इस तरीके से देख लें। एक और एग्जांपल लिखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे हम लिखे कि वी लव वॉचिंग टीवी। ठीक है, पहले वाले एग्जांपल में क्या आपने देखा कि ही लव्स वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पे पर्सन आपका सिंगुलर था, ये जो सब्जेक्ट था आपका सिंगुलर नंबर था, इसलिए यहाँ पे यस हुआ था, यानी फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसने अपना रूप बदल लिया। लेकिन वॉचिंग क्या है, वॉचिंग शब्द भी एक आपकी वर्ब ही है, इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है। और दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे कि वी लव वॉचिंग। अब देखो यहाँ पे क्या परिवर्तन आपने देखा, यहाँ पे ये चेंजेज आपने देखा कि ही था तो यस लग गया, और वी हुआ तो यस हट गया। यहाँ पे रूप परिवर्तन हो रहा है, रूप परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब आपका ये फाइनाइट वर्ब हो गया। लेकिन उसके बगल में आप देखो यहाँ पे भी वॉचिंग है और यहाँ पे भी वॉचिंग है। इनके परिवर्तन होने से यानी सब्जेक्ट के अदलने बदलने से इसके रूप में कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यानी वॉचिंग तो बिल्कुल बदल नहीं रहा है, वह ज्यों का त्यों पड़ी हुई है। इसलिए दोस्तों ये वॉचिंग शब्द आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, जबकि ये लव्स और लव जो है आपके क्या है, फाइनाइट हैं, क्योंकि अपना ये रूप बदल रहे हैं। यानी आपको क्लियर हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे है आपका सी वांट्स टू गो। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल और है, सी वांटेड टू गो। ठीक दोस्तों, इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि सी शब्द क्या आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी मेन वर्ब है, यानी फाइनाइट वर्ब है, इसमें यस लग गया है, इसका रूप परिवर्तन हो रहा है। आगे एक और वर्ब आ रही है, यहाँ पे गो अपना बेस फॉर्म में है, गो यहाँ पे है। और दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं नीचे, सी वांटेड टू गो। अब क्या वांट्स का क्या हो गया, यहाँ वांटेड हो गया, क्योंकि इसमें जो है टेंस का परिवर्तन हुआ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था और ये फास्ट इंडेफिनिट में हो गया, तो सीधे सीधे जो है सब्जेक्ट आपका वही है, लेकिन टेंस परिवर्तन की वजह से अब ये जो है वर्ब का रूप क्या हो गया, बदल गया। यहाँ पे यस लगा हुआ था, यहाँ पे ईडी जुड़ गया, यानी आपका जो है फाइनाइट वर्ब हो गया, क्योंकि ये अपना जो है रूप बदल रही किसके हिसाब से, टेंस के हिसाब से। लेकिन वहीं बगल में दोस्तों आप ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी गो है, यहाँ पे भी गो है, यानी गो शब्द जो है अपना रूप नहीं बदल रहा है, चाहे वह सी हो, चाहे ही हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल, या कोई टेंस हो, इंडेफिनिट हो या कंटिन्यूअस हो। लेकिन ये आपका जो है गो शब्द जो है नहीं बदलने वाला है, ये अपना रूप नहीं चेंज करेगा, इसलिए यह क्या हुआ, गो शब्द आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। यानी फाइनाइट, नॉन फाइनाइट,
क्रिस्टल क्लियर। समझ में आ गया आपको? यानी दोनों के बीच में बिल्कुल डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट वर्ब जो है अपना रूप बदलती है नंबर के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से, जबकि इसके अपोजिट नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे आप टेंस बदल लो, सब्जेक्ट बदल लो या नंबर बदल लो, कुछ भी बदल लो, लेकिन उसका रूप ज्यों का त्यों रहता है। बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट अब नहीं होगा शायद। दोस्तों वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एक करके जो नई नई वर्ब निकल कर सामने आ रही हैं। पहले हमने वर्ब को दो भागों में डिवाइड करा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब को हमने दो भागों में डिवाइड करा, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है दोस्तों, अब हम फाइनाइट वर्ब को दो भागों में डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर नॉन फाइनाइट वर्ब को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब को देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है। दोस्तों फाइनाइट वर्ब दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला होती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। अब सकर्मक से ही देखो, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? सकर्मक, यानी सकर्मक यानी कर्म के साथ, और जो है इनट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक यानी कर्म के बिना। ठीक है, यानी अब एक एक करके दोनों की परिभाषा और एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। दोस्तों अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब जिस वाक्य में क्रिया आए और उसके साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट आए, यानी जो क्रिया बिना ऑब्जेक्ट का अपना अर्थ ना निकाल पाती है वह ट्रांजिटिव वर्ब कहती है। कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट आएगा तभी उसका अर्थ कंप्लीट माना जाता है, अदरवाइज ऐसा लगता है कि इसमें कुछ अधूरा, वाक्य में कुछ अधूरापन है। इसलिए जो है ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साथ ही आती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो उसका अर्थ कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि किसी भी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट कौन सा है कैसे पता करेंगे, कि ऑब्जेक्ट उस वाक्य में ढूंढेंगे कैसे। हमारे पास बहुत आसान तरीका है इसको जानने के लिए कि आप जो उस सेंटेंस में प्रश्न करिए। कैसे प्रश्न करोगे? क्या से, कैसे, कहाँ, ऐसे प्रश्न करके उस सेंस के हिसाब से आप प्रश्न करोगे। वाक्य का जो सेंस निकल रहा है उसके हिसाब से आप प्रश्न करो, और उस प्रश्न के स्थान पे जो आपका आंसर मिलेगा जिस शब्द का, वही शब्द आपका ऑब्जेक्ट होगा। आइए दोस्तों हम एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाते हैं, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एग्जांपल ये है कि जैसे अगर हम आपसे पूछ लें कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो आप सिंपली आंसर दे दोगे कि आई एम गोइंग टू होम। कहाँ शब्द को रिप्लेस किया? ये होम शब्द, यानी होम क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल सी बात। हम क्यों ऑब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं? ऑब्जेक्ट को पढ़ाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये पढ़ाना जरूरी है, बताना जरूरी है कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे किसी भी सेंटेंस में निकालोगे या पहचानोगे। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही आती है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। अगर हम इसको कहें कि आप जा रहे हो, ठीक है, अगर हम इसको सिर्फ कहें कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। अब भैया जा तो रहे हो लेकिन कहाँ जा रहे हो? ये वाक्य आपका कंप्लीट नहीं है, आपके मन में अभी डाउट है कि आंसर पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए ये जो आपकी वर्ब आई है, इसको कोई ना कोई भैया ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए होगा, तभी जाकर के वाक्य कंप्लीट माना जाएगा और अर्थ भी सटीक आएगा। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि ये वाक्य बिल्कुल पूरा नहीं है, अधूरा सा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम गोइंग टू मार्केट लगा सकते हैं, होम लगा सकते हैं, आगरा, जौनपुर, कहीं भी लगा सकते हैं। इसलिए जो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो अपना अर्थ निकालने के लिए हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ आती ही आती है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है ट्रांजिटिव वर्ब का। अब दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हमने बता दिया कि इसकी बिल्कुल अपोजिट होती है। इसको जो है कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, अपना अर्थ निकाल लेती है। इसमें ऑब्जेक्ट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें भी पूरा वाक्य ऐसा लगता है कि कंप्लीट सा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के जरिए इसको भी देखते हैं। जैसे कि हम कहें कि शी इज वीपिंग, ठीक है, वह रो रही है। रो रही है, इसके आगे आपको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत है कि आपको लगता है कि इसको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत है?
नहीं ज़रूरत है भाई, इसको ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तभी चल जाएगा, इसलिए आपकी ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, आपको भी पता है कि किसी भी वीडियो को धरा पे लाने के लिए, एक रूप देने के लिए कितना एफर्ट लगता है, कितना मेहनत लगती है। इसके बावजूद भी दोस्त आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कि दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे चैनल के बारे में बताएं और मेरे वीडियोस को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे चैनल पे लोग आ सके, सब्सक्राइबर बढ़ सके और मैं और जो है एनर्जी के साथ अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक ला सकूं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।